आप देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। उन्होंने देवी दी होती, अगले वर्ष क्या दे? सरकार के पास कौन सी योजना है, कौन सी नीति है, कहां भर्ती करेंगे इनको? तो शायद इन्होंने ये सोच रखा है कि सच में लोगों से पकोड़ा ही तलवाएंगे, और तो कोई मुझे रास्ता इनके पास दिखता नहीं है, कोई योजना ही नहीं दिखती। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जो सार्वजनिक क्षेत्र की जितनी कंपनियां थी, उनको ये धीरे धीरे करके बेच रहे हैं। और ये प्रहार मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, आपके पाठकों को बताना चाहता हूं, ये दरअसल प्रहार आरक्षण पे, क्योंकि जब आप रोजगार देने के लायक रहेंगे ही नहीं, आपके पास रोजगार देने के लिए जगह बचेगा ही नहीं, तो आप आरक्षण का लाभ किसको और कैसे पहुंचाएंगे? तो जो आरएसएस के प्रमुख ने एक विधानसभा चुनाव के पहले कह दिया था और हंगामा हुआ था, वो बात कहीं ना कहीं सच है कि इनकी नीति ये दिखलाती है कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब नौकरी देने के लिए आए थे वो नहीं रहेंगे तो रिजर्वेशन कहाँ? मैंने इनसे प्रश्न पूछा था जब मैं सांसद था कि अमेरिका में रिजर्वेशन नहीं होता, वहाँ एफर्मेटिव एक्शन नाम की चीज होती है। उद्देश्य वही होता है कि कमजोर लोगों को कुछ सहारा मिले। लेकिन क्या भारत की सरकार निजी क्षेत्र में भी एफर्मेटिव एक्शन के लिए सोच रही है? क्योंकि उससे विद्वेष पैदा नहीं होता समाज में। क्या कंपनियों को ये कहा जा सकता है कि अपने इतने लोगों में से कुछ ऐसे लोगों को भी ले लो? उसे एफर्मेटिव एक्शन कहते हैं। मुझे तब भी उत्तर नहीं मिला था, और ये सरकार को तो मुझे लगता है कि एफर्मेटिव एक्शन क्या है ये समझ में भी नहीं आएगा। ये सरकार क्या कर रही है, क्या कह रही है? बिहार में शराब बंद, हम सब जानते हैं उसका नतीजा क्या है, वो अलग बात है। लेकिन जब शराब बंद है तो क्या नीतीश कुमार जी उस पर टैक्स ले सकते हैं? क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका क्या परिणाम होगा ये भगवान जाने। वैसे ही जैसे समाज में तनाव कम था, पैसे देके विवेक अग्निहोत्री से एक फिल्म बनवा लिया, कश्मीर फाइल्स, जो झूठ का पुलिंदा है, वो झूठ के फाइल है, लेकिन चलिए वो सत्य है। जरा ये जवाब देंगे? केंद्र के हमारे बड़े करीबी मित्र अनुराग ठाकुर जी हैं अभी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। मेरा उनसे सवाल है कि 1990 में सरकार किसकी थी केंद्र में? वीपी सिंह की सरकार थी, और किसके दम पे टिकी हुई थी? भारतीय जनता पार्टी के दम पे टिके हुए थे। और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री कौन थे उसमें? श्री लालकृष्ण अडवाणी जी थे। तो अगर कश्मीरी पंडितों के साथ ये अत्याचार हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी ने उस सरकार को गिराया क्यों? और उस दिन में जिस समय ये पंडितों के साथ हो रहा था तो कश्मीर का गवर्नर कौन था? जगमोहन जी थे। किसके द्वारा भेजे गए थे? बीजेपी के नुमाइंदे। और उन्होंने क्या कहा कश्मीरी पंडितों से, जो ऑफिस के रिकॉर्ड पे है, कि हम आपको सुरक्षा नहीं दे सकते, लेकिन हम आपके लिए शरणार्थी कैंप बना सकते। और वो लोग आज कश्मीर फाइल के झूठ के पुलंदों को दिखाकर हमारे समाज में उन्माद पैदा करना चाहते हैं। कहां ले जाना चाहते हैं? एक केंद्रीय मंत्री एक मामूली चुनाव में कहे कि देश के गद्दारों के साथ ये करो। हरिद्वार में एक धर्म संसद हो जहां खुले मन से कहा जाए कि एक समुदाय के लोगों को मारो। दिल्ली में दंगे करा दिए जाएं। सीए कानून के खिलाफ लोग बोले तो आप वहां जाके गोली चलवा दीजिए।
अब आप कश्मीर फाइल दिखाइए। तो फिर मेरा तो सुझाव होगा भारतीय जनता पार्टी को कि वो मुंगेर में जो ये अवैध असले बनते हैं, पैसों की बीजेपी को कमी है नहीं, जाके वहां दे दे 2-4-500 करोड़ रुपए, उनको कहे कि भाई ये अवैध असला अब बना के लोगों तक भेज दो। क्योंकि जब यही कराना है, आपस में ये लड़ाई करवानी है, तो वो भी मंशा पूरा कर ले। इतनी बुद्धिमान है, इतनी अक्लमंद है कि वो इन सब चीजों के बीचों बीच देखेगी कि उसको क्या करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस काम के लिए मेरे जैसा व्यक्ति भी 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्सुक था, बहुत निराशा होती है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, निराशा बढ़ती चली जाती है कि जाना किसी जगह था, चले गए कहीं। आज हिंदुस्तान के चारों बगल देखिए, नेपाल हमें आग दिखा रहा है। नेपाल सिक्के बना रहा है जिसमें भारत की जमीन को अपना जमीन दिखलाकर उसे बांट रहा है और हम चुप हैं। भूटान जो हमारे साथ उसकी संधि है, वो चीन से बात कर रहा है। चीन हमारे अंदर घुसकर बैठा हुआ है। म्यांमार हमसे बात करने को तैयार नहीं, श्रीलंका हमसे बात करने को तैयार नहीं, यहां तक कि मालदीव्स और मॉरिशस में हिंदुस्तान के खिलाफ आवाज बनी हुई है। बांग्लादेश में जब से मोदी जी गए बंगाल के चुनाव के बाद से हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा शुरू हुई, आज तक वो हिंसा भड़क रही। हम अपने चारों बगल दुश्मनों से ही घिरे हुए हैं और हम कहते हैं कि हमने विदेशों में अपना नाम कमाया है। जो नीति यूक्रेन में रूस के प्रति अपनाया, वो समझ के परे। और अमेरिका को बाध्य होने के कहना पड़ा कि हिंदुस्तान की नीति कोई बड़ी धूल-मूल सी लग रही। अरे रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, कौन गलत कौन सही आप मत बोलिए, लेकिन रूस से कहिए तो कि ये गलत है, आप रुक जाए। मुझे लगता है कि पूरी तरह से केंद्र सरकार हमारी विफल है। एक चीज में उसे सफलता और महारत हासिल है, वो ऐन प्रकारेण चुनाव जीतती है। और इसमें मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी, हम लोग उस तरह से अपने आप को अभी तक मजबूत नहीं कर पाए हैं कि हम चुनौती दे सके, लेकिन आने वाले भविष्य में हम उस कमी को भी दूर करेंगे। बिहार की सरकार की तो बात, क्योंकि संवैधानिक पद पे हमारे आदरणीय नीतीश जी बैठे हैं इसलिए वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कौन सरकार चला रहा है, किस उद्देश्य से चला रहा है, ये भगवान जाने। मैं आज यहाँ करीब 12 बजे पहुँचा हूँ और मुझे सुनकर तब से लेके अब तक घबराहट महसूस हो रहा है। गांव दर गांव के लोग आकर जो वहां के नौजवानों की हाल बतला रहे हैं कि कौन कौन से नशीले पदार्थ, किस किस तरह के नशीले पदार्थों का वो सेवन कर रहे हैं। एक व्यक्ति, जिम्मेदार व्यक्ति ने आके कहा कि उनके गांव में कुछ नौजवान पागल हो गए ऐसी चीजों के सेवन से। तो अवैध शराब से लोग मर रहे हैं, नौजवान कुछ का कुछ इस्तेमाल कर रहा है, पुलिस 24 घंटे उसी काम में लगी हुई है। तो नीतीश जी आज बांध क्यों नहीं लेते कि शराबबंदी का ये मॉडल पूरी तरह से फेल है, क्योंकि आपने सिवा एक नए माफिया को जन्म देके उसका निर्माण किया है, इसके सिवा आपने कुछ नहीं किया। सरकार को जो जरूरत थी हजारों करोड़
रुपयों की राजस्व वो भी खोया, हम नौजवानों को भी खो रहे हैं, हम लोगों को मरते हुए देख रहे हैं, लेकिन आप जिद पे अड़े हुए हैं कि हम शराबबंदी नहीं हटाएंगे क्योंकि इससे बहुत लाभ हो रहा है। इसको लाभ हो रहा है, एक नंबर अन्य मार्ग को लाभ हो रहा होगा तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन बिहार की जनता को लाभ नहीं हो रहा है। और बाकी चीज़ों की तो बात ही नहीं है। अगर शिक्षा की बात कर लीजिए तो शिक्षक मुंह घुमा लेता है, स्वास्थ्य की बात कर लीजिए तो सिविल सर्जन उधर देखने लगते हैं, कानून व्यवस्था की बात करने की आवश्यकता ही नहीं है। खुले तौर पे यहाँ दिन दहाड़े लोग मरते हैं, मारे जाते हैं। बड़ी ही भयावह स्थिति दोनों जगह, मेरे प्रदेश में भी और हमारे देश में भी कायम है। मैं आशा करता हूं कि दोनों जगह की सरकारें जल्द अपने नींद से जागेंगी। दिक्कत नहीं है इसमें। पीआईटी के 3 विधायक पीआईटी में क्यों थे मुझे मालूम नहीं। पीआईटी तो खुद ही बीजेपी का हिस्सा थी। अब आपस में कोई लड़ाई चली हुई, ये तो आना जाना चलता रहेगा। ये इसमें न लेने वालों को कोई बहुत ज़्यादा तथ्य और कारण की जरूरत होती है, ना जाने वालों को। ये जाने आने का सिलसिला तो चलता है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराता हूँ। मैं पदाधिकारियों को, पुलिस प्रशासन को अवश्य, क्योंकि वो यहाँ है, जिम्मेदार ठहराता हूँ। लेकिन उनको निर्देशित कौन करता है? उनका दिशा निर्देश कहाँ से मिलता है? यही आदरणीय नीतीश जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और मैं पहली बार पूर्णिया का सांसद बना था, तो पूर्णिया तो जो आज जल रहा है इससे बहुत ज्यादा जल रहा था। तो वो 12, 14, 16, 18 महीने में पूर्णिया शांत कैसे हो गया था? मैं और यहाँ के एसपी कोई AK-47 लेके बाहर थोड़ी घूम रहे थे सबको मारने के लिए, क्योंकि सरकार की संकल्प थी, यहाँ के जनप्रतिनिधि का संकल्प था, मेरा और मेरे राज्य सरकार दोनों का संकल्प था कि हम यहाँ अपराध नहीं होने देंगे। नहीं होता था। आज राज्य सरकार की वो संकल्प है कि जो हो रहा है वो होने दो, तो हो रहा है। और शायद यहाँ के जनप्रतिनिधि, मुझे मालूम नहीं, मुझे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन उनको जितनी सजगता से, जितनी गंभीरता से इस बात को लेनी चाहिए, शायद नहीं ले रहे होंगे। उनके अपने कारण होंगे, या लेने की कोशिश भी करते होंगे तो राज्य सरकार से रुकावट आती होगी उनको, मुझे नहीं मालूम। विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका और बहुत बड़ी गलती भी है, परंतु ये दिक्कत विपक्ष की कम और मतदाताओं की ज्यादा है। 1977 को अगर जयप्रकाश जी के समय को याद करें तो विपक्ष के पास कुछ नहीं था, लेकिन जनता के पास एक निर्णय था कि हम कांग्रेस की सरकार को, इंदिरा गांधी जी को हटाएंगे। उन्होंने हटाया, और आपको तो जरूर याद होगा कि इंदिरा जी राजनारायण जी से हार गई। इसमें कौन मजबूत विपक्ष होनी चाहिए? मैं आपके साथ बिल्कुल हूँ, विपक्ष मजबूत होनी चाहिए, लेकिन तो विपक्ष मजबूत नहीं है। धारा तो अभी भी वही बह रही है, जनता अभी भी भाजपा के समर्थन में है, तभी जनाधार मिल रहा है। इसलिए अगर जनता को, और मैं जनता के सामने नतमस्तक हूँ, लगा रहूंगा, रहना ही है, अगर ज्यादातर जनता को देश में जिस हालात से मुझे परेशानी हो रही है, जो मैंने बयान किया, अगर वो हालात पसंद है, फिर बदलाव का काम प्रश्न, मेरे कहने से बदलाव कैसे हो? लेकिन दो तरह की बात नहीं हो सकती। वही व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं बेरोजगार हूं और परेशान हूं और मैं खुदकुशी कर रहा हूं, और वही व्यक्ति कहे कि नहीं, मैं उस सरकार को जो स्थिति के लिए जिम्मेदार है उसको वोट भी दे रहा हूं। ये दोनों बातों में अंतर्द्वंद है। तो या तो लोग परेशान नहीं है, और अगर परेशान नहीं होते तो उत्तर प्रदेश में
समाजवादी पार्टी को इतनी बढ़त नहीं मिली। अब वो क्यों रह गए पीछे, कितना नहीं मिला, तो एक लंबा बहस है, दूसरे बहस है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन 47 से अपने सहयोगियों के साथ 125 सीटों पर चले गए और दर्जनों सीट 100, 200, 300 वोटों के मुकाबले से हार गए। तो बदलाव तो लोगों के मन में है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं है, ये मैं मानने को तैयार हूं। आयोग का दुरुपयोग, मेरी राजनीतिक जिंदगी बहुत लंबी है। मैं पहली बार 1977 में अपने माँ के साथ आया था। मैंने चुनाव आयोग को ऐसे मृत अवस्था में कभी नहीं देखा। मैंने सरकारी तंत्रों का इतना दुरुपयोग, इतना खुला दुरुपयोग, मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस नहीं करती थी, करती हो, लेकिन इतना खुला दुरुपयोग मैंने कभी नहीं देखा कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन और पूरा सरकारी तंत्र भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ता। उस संगठित शक्ति को मात देने के लिए विपक्ष को और भी मजबूत होना पड़ेगा, ये निश्चित है, इसमें कहीं दो मत नहीं। वर्तमान में शराबबंदी कारगर नहीं है बिहार में, जिसका नज़ारा दिख रहा है, जहरीली शराब से मौतें हो रही है। तो इस पर विपक्ष भी खुलकर सामने तो नहीं आ रही है कि भाई शराब बंदी को हटा देना चाहिए ताकि और नशे का आदि युवा न हो। किस विपक्ष को आपने देखा कि इसके लिए नहीं बोल रही? प्रखर रूप से कांग्रेस भी कह रही है, कांग्रेस घटक दल प्रखर जो रूप भी से है, आरजेडी भी कह रही है। ये तो नहीं कह रही है कि शराब को फिर से खोल देना चाहिए। क्या कह रही है? वो कह रही है कि बंद, ये इस पर सरकार फेल है, उसको जो है पकड़ में आना चाहिए, ये सब रुकना चाहिए, लेकिन खोलने की बात तो नहीं कह रहे थे। ये जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी है कि इन गड़बड़ियों को रोकने के लिए उसके पास क्या उपाय है। अगर कोई वैकल्पिक उपाय हो, देखिए हम सब जानते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, शराब खुले, सब लोग शराब पिए, इसके पक्ष में बहुत सारे बिहार के लोग नहीं होंगे। लेकिन शराब बंद करके एक माफिया को जन्म देके रोज दर्जनों जानों को दिया जाए, इसके भी पक्षधर नहीं होंगे। ये जिम्मेदारी कि ये कैसे ठीक हो, ये किसकी है? विपक्ष की तो नहीं है। विपक्ष तो ये कह सकती है ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, इसको ठीक करो। अब आपको खोल के ठीक करना है, बंद रखते हुए ठीक करना है, गुजरात से कुछ चीजें सीखनी है कि वहां कैसे कर रहे हैं लोग, कुछ तो कीजिएगा ना। आप तो कुछ नहीं कर रहे, आप तो कह रहे हैं कि अगर आप पी के मर रहे हैं तो ये आपकी गलती है।